ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਓਪੀਐਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਓਪੀਐਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਯੂਪੀਐਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਤਾਜ਼ੀ ਉਦਾਹਰਨ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸੂਬਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਨਪੀਐਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਕਟਰ ਪਟੇਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੂਰ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਪਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਈ ਹੈ ਓਪੀਐਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਜੀ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਚੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਜ਼ੀ ਘਟਨਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ 1 ਅਗਸਤ 2025 ਤੋਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ जाऊगी। ये किधर जा रही है सारी गल? सर, ये आप छत्तीसगढ़ के बारे में बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से। जी जी सर, देखिए पहली बात तो ये है कि आज से 3 साल पहले छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक नोटिफिकेशन जरूर जारी किया था कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर कर रहे हैं जी। और उसके बाद एक खबर ये भी आई थी कि सरकार ने एनपीएस में ही ब्याज की गारंटी दे दी है कर्मचारियों को। लेकिन कभी ये खबर नहीं आई कि 3 साल में कि जो एनपीएस सब्सक्राइबर्स थे, जो एनपीएस एम्प्लॉइज थे, जब उनकी एनपीएस बंद कर दी गई तो एनपीएस अकाउंट बंद हुए, ऐसी कोई खबर नहीं आई। ऐसी भी कोई खबर नहीं आई कि उन एनपीएस कर्मचारियों के जीपीएफ खाते खोले गए हों। ओके। तो ये भी खबर नहीं आई। तो ये महज अभी तक हमें केवल एक नोटिफिकेशन के तौर पर हमें मिलती रही। अगर आप बात करें पंजाब में जब चुनाव चल रहे थे जी, तो उस समय आम आदमी पार्टी की सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली की बात की थी और आज मेरे ख्याल से 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बने हुए। और उन्होंने एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था कि वो पंजाब सरकार के एनपीएस कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने जा रहे हैं। लेकिन वो नोटिफिकेशन आज तक केवल नोटिफिकेशन बना हुआ है, अभी तक वो उसका कोई गजट नहीं निकला है, कोई उसका एसओपी तैयार नहीं हुआ है। तो जब कुछ आगे कार्रवाई हुई ही नहीं है तो नोटिफिकेशन और घोषणा इन दोनों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, ये दोनों एक ही चीजें हैं। तो अब अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ की, कि छत्तीसगढ़ सरकार जो वहां यूनिफाइड पेंशन स्कीम को 1 अगस्त से शुरू करने जा रही है, तो सबसे पहली बात यह है त्रिलोचन साहब कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम केवल उन्हीं कर्मचारियों को दी जा सकती है जो ऑलरेडी एनपीएस में है। ओके। क्योंकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम इज रनिंग अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम। ये उन कर्मचारियों को तो दी ही नहीं जा सकती जो एनपीएस में नहीं है। तो इसका मतलब ये है, और यूपीएस लागू करने का मतलब ये नहीं हो सकता कि उन पर यूपीएस थोप दी जाए, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो एनपीएस एम्प्लॉइज हैं वो चाहे तो यूपीएस में जा सकते हैं, वो केवल और केवल एनपीएस एम्प्लॉय ही ऐसा कर सकते हैं। अगर वहां एनपीएस एम्प्लॉय है ही नहीं आज की डेट में, तो जाहिर सी बात है यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प अपने आप में ही खत्म हो गया, डेड हो गया, ये टेक्निकली नल एंड वाइड हो गया। और अगर वहां अभी भी एनपीएस एम्प्लॉइज हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां ओल्ड पेंशन स्कीम कभी रिस्टोर हुआ ही नहीं, ये केवल एक पॉलिटिकल एजेंडा था। ओके। तो ये एक कर्मचारियों को भी इसको समझने की जरूरत है कि क्या वहां ओपीएस बहाल हुई भी थी या केवल ऐसे फर्जी हवाएं उड़ाई जा रही हैं कि मतलब जो है हमने ओपीएस बहाल कर दी, ओपीएस बहाल कर दी। एक्चुअल में जब एनपीएस वहां बंद ही नहीं हुआ तो ओपीएस बहाल कैसे होगा? और उसमें क्या है कि जब आपने कहा कि हम 1 अगस्त से यूपीएस इंडोर्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये साफ हुआ कि एनपीएस कर्मचारी हैं तभी तो आप इंडोर्स कर रहे हो उसको। ओके।
जी, तो मैं इसको इसको इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के 1 अगस्त से लागू होने की घटना को मैं मतलब जो है ये अब तो ये मानता हूँ कि वहां अभी तक ओपीएस बहाल ही नहीं हुई, और अगर ओपीएस बहाल हो गई तो यूपीएस हो नहीं सकती, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके जी पर जो ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ जी ਜਦੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਪੀਐਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ जी यूपीएस ही लागू करना चाहती है। नहीं सर, देखिए मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात को रोक देते हैं अभी, अगर मैं बात करूं राजस्थान की, जी तो राजस्थान सरकार ने भी ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने के लिए गजट जारी किया था। लेकिन क्या हमारे पास कोई ऐसा एग्जाम्पल है जो जो कोई कर्मचारी ये कह सके कि मेरा रिटायरमेंट एनपीएस में हुआ है, या मेरा रिटायरमेंट, या कोई ऐसा साथी है जिसका रिटायरमेंट एनपीएस के तहत हो गया हो उनकी बहाल करने की घोषणा के बाद, और उसको ओपीएस के अनुसार पेंशन मिलने लगी हो? अगर ऐसा केस है तब तो हम मान सकते हैं कि सरकार गलत कर रही है कि ओपीएस बहाल हो गई थी फिर यूपीएस क्यों ला रही है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा कोई केस नहीं है, एविडेंस नहीं है कि वो एनपीएस में रिटायर हुआ हो तो और उसको ओल्ड पेंशन स्कीम दी गई हो सरकार के द्वारा, फिर ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम ला रहे हैं, तब तो ये मतलब बिल्कुल गलत है और इसका भयंकर विरोध होना चाहिए। हम खुद इसका विरोध करेंगे। लेकिन अगर ये केवल पॉलिटिकल एजेंडा बनाया गया है कि हमने ओपीएस बहाल कर दी, एक्चुअल में तो ओपीएस बहाल हुई ही नहीं, तो फिर उसका हम क्या करें? हम तो फिर ओपीएस की लड़ाई जैसे चल रही थी वैसे ही है। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਯੂਪੀਐਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ यूपीएस लागू कर सकती है। देखिए सर, रही बात केंद्र सरकार की, तो ओपीएस एनपीएस यूपीएस पूरा मसला केंद्र सरकार का है, स्टेट गवर्नमेंट का तो है ही नहीं है। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट एनपीएस में से निकलना चाहती है तो वो निकल तो जाएगी, निकलना आसान है, लेकिन उनके कर्मचारियों का और उनकी सरकार का जो पैसा एनएसडीएल के माध्यम से मार्केट में चला गया उसको वापस लाने का कोई तरीका है ही नहीं अभी तक। वो हिमाचल प्रदेश राजस्थान अपना 40,000 करोड़ रुपए कब से मांग रहा है। तो वो 40,000 करोड़ तभी निकाला जा सकता है जब पीएफआरडीए में कोई अमेंडमेंट किया जाए, और वो अमेंडमेंट करने की पावर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो ऐसा कभी करेगी ही नहीं। तेरा मतलब फिर पंजाब सरकार भी इससे करके रुकी है। जाहिर सी बात है, कोई भी स्टेट जो इकोनॉमिक रूप से बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो अगर वो पॉलिटिकल डिसीजन ले भी लेता है कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करेगा, तो ये डिसीजन लेना तो बड़ा काम नहीं है, लेकिन डिसीजन लेने के बाद की जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, वो जो पैसा फंस गया जा करके, मान लीजिए पंजाब सरकार जहाँ की 1.5-2 लाख मुलाजिम हैं जो एनपीएस के तहत काम कर रहे हैं, और पिछले 15-16 साल से वहां पर एनपीएस लागू है, और 15-16 साल से एनपीएस कर्मचारियों का और वहां की सरकार का जो कॉर्पस कट करके पीएफआरडीए के थ्रू मार्केट में निवेश किया गया है, उसकी वैल्यू आज की डेट में अगर 40,000 50,000 करोड़ रुपए है, तो वो पैसा आएगा कैसे कर्मचारियों के खाते में? क्योंकि उसमें से लगभग आधा हिस्सा तो कर्मचारियों का है। सरकार तो अपना हिस्सा बियर कर जाएगी, चलो ठीक है, 2 किस्त में आ जाएगा, 5 साल में आ जाएगा, लेकिन जो कर्मचारियों का पैसा है वो तो जीपीएफ अकाउंट में जाना चाहिए, और वो तभी जा सकता है जब वो पैसे की बैंकें वापसी करे, और वापसी करने का कोई प्रावधान ही नहीं है। सबसे पहले तो उस प्रावधान को सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए। तो ये इतने, और जब स्टेट गवर्नमेंट की सरकार दूसरी किसी पार्टी की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार किसी दूसरी पार्टी की है, तो ये खींचतान बनी रहेगी। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, इस तरह से अगर ओपीएस बहाल भी कर दी तो वो केवल घोषणा बन के रह जाएगी, असल में ओपीएस नहीं बहाल हो पाएगी। नहीं, पर जो पंजाब सरकार की जो जानकारी मिली है, एक अफसरां दी कमेटी ओपीएस बारे चर्चा कर रही है, डिस्कस कर रही है, और ये संकेत मिल रहे ने भी पंजाब सरकार भी यूपीएस लागू करन दा ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ पंजाब च लागू होएगा तो फिर वो फंड मिल जाएगा इन्हां नूं ਜਿਹੜਾ 20,000। जी देखिए यूपीएस, मैं फिर बोल रहा हूँ, यूपीएस जब भी लागू
वो एनपीएस कर्मचारियों पर ही लागू होगा। जी। और ये चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की बनाई हुई पॉलिसी है, तो यूपीएस को लागू करने में किसी स्टेट गवर्नमेंट को प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो फंड वहीं का वहीं है, उस फंड को निकालने की व्यवस्था नहीं है। यूपीएस केवल एक्सटेंडेड वर्जन है एनपीएस का, मॉडिफाइड वर्जन है, और ऐसा वर्जन जिसमें पैसे को निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई प्रावधान ही नहीं है। तो अभी अभी हमने सुना कुछ दिन पहले कि हिमाचल प्रदेश सरकार भी जी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च करने की फिराक में है। अच्छा। तो ये मतलब जो है ना, देखिए पॉलिटिकल पार्टियों का काम है कि वोट लेना। जब वोट की उनको जरूरत है, वो चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, जी। उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट उस समय वोट होता है। लेकिन ये जो टेक्निकल इकोनॉमिकल जो इश्यूज हैं, इनको शार्ट आउट उसी तरीके से किया जाएगा जो कि सही तरीका है। ओके। ये केवल सेंसिटाइजेशन से शार्ट आउट नहीं होंगे। तो इनका जो सही समाधान है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और जैसा अभी उसने यूपीएस किया है, यूपीएस में हमारी सरकार से अभी भी 2-3 मांगे हैं कि वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन और कर्मचारी का अंशदान निकालने के बाद उसकी पेंशन 50% से कम ना हो। इस तरह के प्रावधान हम की डिमांड कर रहे हैं। तो वो अगर हो जाएगा तो फिर उसी प्रावधान पे सभी को ओपीएस मिल जाएगी, जैसा मैं समझता हूँ। जी, एक केंद्र सरकार ने केंद्रीय वित्त विभाग ने ਜਿਹੜਾ 24 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ यूपीएस ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ने ऑप्शन भी मंगी सी एम्पलाई ਕੋਲੋਂ, किन्ने क % एम्पलाई ऑप्शन दे चुके? देखिए सर, अभी तक ऐसा कोई डेटा, ऐसा ऑथेंटिक डेटा नहीं मिला है, क्योंकि ये तो डेटा केवल सरकार दे सकती है कि कितने लोगों ने ऑप्ट किया, और डेटा नहीं आ रहा है। शुरुआत में एक डेटा आया था सरकार की तरफ से कि बहुत कम लोगों ने उसको ऑप्ट किया है, और हम लोग लगातार इसके विरोध में हर जगह पूरे देश में घूम घूम करके अपने कर्मचारियों को जगा रहे हैं कि वो ना ऑप्ट करें, जब तक कि इसमें जो हमारे आमूलचूल जो जरूरी प्रावधान बदलाव करने के हैं वो जब तक नहीं हो जाते हैं तब तक हम इसको ऑप्ट नहीं करेंगे। तो हमें बहुत मतलब उम्मीद है कि सरकार को यूपीएस हो या एनपीएस, वो बदलाव करने पड़ेंगे जिससे कि ओपीएस की डिमांड फुलफिल हो जाए लोगों की। तो वो जब तक नहीं होंगे तब तक यूपीएस भी बेकार है और ये पूरी तरीके से फेल होगी। 8वें पे कमीशन में ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा हमारा। डॉक्टर साहब, एक पासे केंद्र सरकार यूपीएस स्कीम ले ही है, नोटिफाई करती है, डिक्लेयर कर देता है। दूसरे पासे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ यूपीएस ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਓਪੀਐਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ यूपीएस ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਓਪੀਐਸ ਦਾ ਹੁਣ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ? नहीं, देखिए ओपीएस का एजेंडा का मतलब ये नहीं कि ओपीएस टर्म है। अगर मान लीजिए सरकार यूपीएस लेकर के आई थी, मान लीजिए इसी का नाम अगर सरकार ओपीएस लेकर के आ जाती तो क्या एजेंडा फुल खत्म हो जाता? तब भी तो हमें वो चीज नहीं मिलती। अगर ऐसी बात होती और मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं तो ये कहता कि इसका नाम ओपीएस रख दो, जो यूपीएस है जी। लेकिन ऐसे नाम रखने से ओपीएस तो नहीं होगी। तो ओपीएस का एजेंडा बस इतना है कि 50% जो पेंशन है उसकी गणना 25 साल की नौकरी की बजाय 20 साल की नौकरी के आधार पर की जाए, पहला। दूसरा, जो सरकार कर्मचारी का जो अंशदान है वो वापस निकालने के नाम पर उसकी पेंशन की कटौती ना हो, उसको 50% पेंशन पूरी मिल जाए। तो बस ओपीएस का मतलब यही 2 बातें हैं। बाकी जो चीजें हैं वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जी। और जब हम खुद कहते हैं कि जब सरकार के साथ टेबल टॉक करते हैं तो कुछ चीजों की गम खानी पड़ती है और अपना जो मेन एजेंडा है उसको निकाल करके लाना पड़ता है। तो ओपीएस तो मिलेगी सर जी। और इस बात के मैं खुद इस बात की तस्दीक करता हूं कि ओपीएस तो हम लेके आएंगे, चाहे वो 8वें पे कमीशन से लेकर के आए, चाहे वो एनपीएस को स्क्रैप करा के लाएं, और चाहे वो एनपीएस में अमेंडमेंट करा के लाएं। ओके, ਚਲੋ ਆਪਾਂ 8ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ 8ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ 2 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਔਰ ਕਦੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ? ਪਰ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਗੋਲਮੋਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਤਰਲੋਚਨ ਸਾਹਿਬ, देखिए
जी, मैं आपके सवाल को समझ गया। जी। सर, ये तो एकदम बिल्कुल सच बात है कि सरकार ने 6 महीने इसकी खानापूर्ति में निकाल दिए जी। और अभी तक कमीशन ही गठित नहीं हो पाया है। और सरकार बार-बार इस बात की गारंटी दे रही है, बार-बार बोल रही है हम समय से देंगे, तो ये तो संभव नहीं है कि समय से दे सके सरकार। ओके। और अगर देगी तो भयंकर एनोमली रह जाएंगी जैसे यूपीएस में आई है। तो ये तो चलो ठीक है कि कमेटी का गठन कर दिया जुलाई अगस्त में और 3 महीने में उसने रिपोर्ट दे दी और जनवरी में इम्प्लीमेंट कर दिया। तो वो जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो एनोमली से भरा हुआ होगा, उसमें बहुत सारी विसंगतियां रह जाएंगी और फिर एक अलग तरह की लड़ाई शुरू हो जाएगी। लेकिन ये है कि सरकार बोल करके फंस तो चुकी है। ओके। जब 16 जनवरी को सरकार बोल दी पे कमीशन का गठन करना है, अब लगातार राज्यसभा में के और लोकसभा में सवाल पूछे जा रहे हैं, हम लोग इधर आप लोग भी मीडिया के माध्यम से अपनी बात हम लोग रख पा रहे हैं, तो सरकार पर दबाव तो है ही है। मुकर नहीं सकती, डिले कर सकती है लेकिन मुकर नहीं सकती। तो सरकार को पे कमीशन तो देना ही पड़ेगा और 1 जनवरी 2026 से ही देना पड़ेगा, चाहे उसे एरियर के रूप में भले ही देना पड़े। पर 1 जनवरी 2026 तो 5 महीने च आ रही है, कदों मिलेगा? देखिए ऐसा अभी तक कोई पे कमीशन आया नहीं है जो हमें बिल्कुल उसी डेट से मिल गया हो। जी जी। हमेशा 5-7 महीना 8 महीना लेट ही रहा है, तो 2-4 महीना ये भी लेट होगा तो 2-4 महीने का एरियर देना पड़ेगा इनको। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब।